हाँ साथियों नमस्कार। गोमती कर्मी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति के महाभियोग के विषय में आपको बताएंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति शपथ, उनकी शर्तें, उनकी अर्हताएं, उनके जो है विशेषाधिकार के विषय में हम बता चुके हैं। आज हम राष्ट्रपति के महाभियोग के विषय में बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे टीजीटी, पीजीटी या पीसीएस या अन्य कोई एग्जाम हो जिसमें जीएस प्रश्न आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे कैसे प्रश्न बनता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, वो कैसे काम करते, कैसे महाभियोग लगाया जाता है, इस सब के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो राष्ट्रपति के विषय में यह हमारा तीसरा वीडियो है। हम आपको पहले वीडियो में राष्ट्रपति निर्वाचन, दूसरे में शपथ, शर्तें, विशेषाधिकार और उनकी अर्हता के विषय में हमने बताया है। तो राष्ट्रपति का जो विभिन्न इम्पोर्टेंट बिंदु है उसको विभिन्न वीडियो के माध्यम से हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हम राष्ट्रपति महाभियोग, देखिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि महाभियोग क्या है, उसके बाद जानते हैं कि कैसे लगाया जाता है। बस इस चीज को समझना है। जैसे महाभियोग का मतलब होता है कि जैसे यदि हम किसी संस्थान या किसी व्यक्ति के अधीन काम करते हैं, यदि हम अपने दायित्वों का सही निर्वहन नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति या संस्थान द्वारा हमको हटाया जा सकता है। सेम वही प्रक्रिया यदि हमारा राष्ट्रपति भारतीय संविधान की जो व्यवस्था है उसका पालन नहीं करता है, संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, संविधान के परे जाकर कार्य करता है, तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। किस प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद पर नियुक्त है यदि संविधान का उल्लंघन करता है या अपने दायित्वों का सही से पालन नहीं करता है तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। किस प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। तो एक प्रक्रिया है जिसके तहत हटाया जा सकता है, डायरेक्ट उसको नहीं हटाया जा सकता। जैसे हम कहीं काम करते हैं, हमारा कार्य व्यवहार अच्छा नहीं है, जो जिसके अधीन काम करते हैं बोलता है भाई आज से काम करना बंद क्योंकि आपका कार्य व्यवहार अच्छा नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं है, एक व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा इसको हटाया जाता है। तो जो उसके हटाने की प्रक्रिया है वही महाभियोग है। स्पष्ट शब्दों में आप जान लीजिए। तो यदि भारत का राष्ट्रपति अपने संविधान के दायित्वों का सही से निर्वहन नहीं कर पाता है या संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके पद से उसको हटाया जा सकता है। किस प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। जो पहला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61। इसको आप समझ लीजिए, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अब इसमें आप जानिए कि राष्ट्रपति महाभियोग कैसे लगाया जाता है, कौन कौन इसमें भाग लेता है। बस दो चीज आपको जानना है, ठीक है? तो उसको हम आपको बताते हैं। आप जानिए राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है? संविधान के नियमों का उल्लंघन करने पर उसके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। एक चीज और जान लीजिए, आज तक किसी भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, यह आप याद कर लीजिए। अगर प्रश्न बनता है कि भारत के किस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा है तो आप स्पष्ट करेंगे कि कोई नहीं। अगर 3 का नाम देता है, चौथे विकल्प बना देता है इनमें से कोई नहीं, तो आप उसमें इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। तो आप समझिए राष्ट्रपति महाभियोग क्या है, किस अनुच्छेद में है। अब अगला आप समझिए कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। महाभियोग की प्रक्रिया, इसको आप अच्छे से समझिए। महाभियोग की प्रक्रिया और कौन कौन इसमें भाग लेता है, यही दो चीज आपको समझना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि महाभियोग क्यों लगाया जाता है? संविधान का उल्लंघन करने पर या अपने दायित्वों का सही रूप से निर्वहन न करने पर राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहले आप समझिए कि संसद के किसी भी सदन में यह प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। जैसे अब राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया अभी तक किसी पर लगा नहीं है, लेकिन अब जो लगने की प्रक्रिया है वह कैसे, जैसे किसी व्यक्ति पे मान लीजिए जो राष्ट्रपति है तो महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है तो कैसे की जाएगी? सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, प्रारंभ की जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वह किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। स्पष्ट आप जान लीजिए। जैसे अब आप आइए, किसी नहीं लगा उसको छोड़िए, आप आइए कि कैसे लगेगा, इसकी महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, प्रश्न निश्चित बनता है।
वो कथन कारण में भी बनेगा, एक सही दो सही इस तरह से बनेगा, और घुमा फिरा के जो प्रश्न बनेगा इन्हीं से बनेगा। अगर ये सब पॉइंट आप समझे रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती क्या? महाभियोग की प्रक्रिया। यदि राष्ट्रपति का कार्य व्यवहार या संविधान के प्रति उसका व्यवहार सही नहीं है तो उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। अगर यह प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया किस सदन में प्रारंभ की जा सकती है, संसद के दोनों सदन में किसी में भी प्रारंभ की जा सकती है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, जिस सदन में प्रारंभ की जाती है उसमें 1/4 सदस्य की अनुमति होनी चाहिए, अनुमति होनी चाहिए। ये बारीकी समझिएगा, 1/4 सदस्य की अनुमति होनी चाहिए। यदि लोकसभा में प्रक्रिया प्रारंभ होती है, लोकसभा के 1/4 सदस्य की अनुमति होगी, या राज्यसभा में मतलब महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की गई है तो उसमें भी 1/4 सदस्य की अनुमति होनी चाहिए। अब ये अनुमति कहाँ होनी चाहिए? जिस सदन में प्रारंभ किया गया हो, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा। तीसरे 14 दिन की नोटिस, 14 दिन की नोटिस राष्ट्रपति को देनी होती है, राष्ट्रपति को देनी होती है। अब आप एक बात समझिए कि संसद के किसी सदन में, जैसे लोकसभा मान लीजिए प्रारंभ हुई, तो वहां के 1/4 सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए और 14 दिन की नोटिस राष्ट्रपति को देनी चाहिए। उनको देनी होती है कि 14 दिन पहले की आपकी महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। अब 2/3 सदस्यों को बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 सदस्यों के बहुमत से महाभियोग प्रक्रिया जो है पारित होनी चाहिए, पारित होनी चाहिए। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, कहने के बाद ये 1/4 2/3 को आप ध्यान समझिए। जैसे संसद की लोकसभा में महाभियोग प्रक्रिया मान लीजिए चालू हुई, तो उसमें 1/4 सदस्य जो मौजूदा सदस्य हैं उनके 1/4 सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए कि हाँ जो है कि अब महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिए। तो राष्ट्रपति को एक नोटिस दिया जाता है 14 दिन पूर्व कि भाई आपके विषय में महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। तो जब नोटिस देने के बाद जब महाभियोग प्रक्रिया उस सदन में पास होने लगता है कि नहीं इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाए, तब वहां के 2/3 सदस्यों की बहुमत से पारित होनी चाहिए महाभियोग प्रक्रिया। इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे जहां जिस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो उसमें कितने लोगों की अनुमति होती है? 1/4 लोगों की अनुमति होगी, उसको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने की 14 दिन बाद जब महाभियोग की प्रक्रिया उस सदन में पास होगी तब कितने लोगों का बहुमत होना चाहिए? 2/3। तो प्रश्न अगर बनता है कि महाभियोग प्रक्रिया के जब प्रारंभ होती है तो कितने सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए? 1/4। प्रश्न समझ गए ना कि महाभियोग की प्रक्रिया जिस सदन में प्रारंभ करनी होती है उसमें कितने सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए? 1/4। लेकिन यदि महाभियोग की प्रक्रिया को लागू करना होता है उस सदन में, उस सदन से पास करना होता है तो कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 2/3। अब अगर जब एक सदन से यह पास हो गया, ये मान लीजिए हमारा प्रक्रिया लोकसभा से पास हो गई, कहाँ से? लोकसभा से। मान बता रहे हैं प्रारंभ किसी भी किया जा सकता है, लेकिन यदि लोकसभा से यह प्रक्रिया पास हो गई कि मान लीजिए कि लोकसभा में लोग बैठे, वहाँ के 1/4 सदस्य उपस्थित हुए कि नहीं इन पर महाभियोग लगाया जाना चाहिए, तब उनको 14 दिन की नोटिस हो गई, फिर लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हो गया। अब यह प्रक्रिया राज्यसभा में पहुंच गई। किसमें? राज्यसभा में। अब इसमें भी राज्यसभा में जब पहुंचेगी तो इस पर जांच की जाएगी। क्या होगा? जांच की जाएगी। जांच की जाएगी कि सही लगाया जा रहा है गलत लगाया जा रहा है। अगर यहाँ कहा दिया नहीं गलत लगाया जा रहा है तो यह मामला समाप्त हो गया। यदि कहा दिया सही लगाया जाएगा तो राष्ट्रपति को मौका मिलेगा कि राष्ट्रपति स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात कहे।
या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात कहे, बात आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति उसमें जांच की जाएगी, यदि वह सही पाया गया तो महाभियोग प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, गलत पाया गया तो खत्म हो गया। यदि सही पाया गया तो राष्ट्रपति को मौका मिलेगा स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात बताए कि भाई कि हमको क्यों लगाया जा रहा है या इसमें हम निर्दोष हैं, वह बात कहेगा। अगर यहाँ खत्म हो गई तब भी ठीक है, अगर आगे बढ़ा तो यहाँ भी 2/3 सदस्यों की बहुमत की आवश्यकता होती है, 2/3 बहुमत से पास होगा, 2/3 बहुमत से पास होगा। अगर 2/3 बहुमत नहीं होते यहाँ फेल हो गए, नहीं 2/3 बहुमत मिला तो यहाँ पास होगा। अब 2/3 बहुमत से जब पास हो गया, अगर पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई, जहाँ फेल हुए जैसे संसद के किसी सदन में मान लीजिए लोकसभा प्रारंभ हुई, 1/4 सदस्यों को अनुमति मिली, 14 दिन का नोटिस मिला, 2/3 बहुमत से पास हो गए, यहाँ जांच की गई, सही पाया गया, राष्ट्रपति या प्रतिनिधि अपनी बात कहे फिर भी वो अपने को निर्दोष नहीं सिद्ध कर पाए तो 2/3 बहुमत से पास हो गया तो महाभियोग लागू हो गया, महाभियोग लागू। यदि महाभियोग लागू हो गया तो राष्ट्रपति का पद तुरंत उसको खाली कर देना होता है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो इतनी जटिल प्रक्रिया है, इसलिए अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो अब आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि अगर प्रश्न बनता है कि संसद के किस सदन में महाभियोग लगाया जाता है, किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा प्रारंभ की जाए चाहे राज्यसभा में, जिस सदन में प्रारंभ किया जाता है कितने सदस्यों की अनुमति होती है, 1/4। राष्ट्रपति कितने दिन पहले नोटिस होनी चाहिए, 14। कितने बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से। दूसरे सदन में जांच होगी, राष्ट्रपति या प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात कहेगा और 2/3 बहुमत से पास हो गया अगर तो लगेगा। अगर यहाँ राज्यसभा में प्रक्रिया हो रही है तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य यहाँ होंगे, 14 दिन की नोटिस, 2/3 बहुमत, और फिर यहाँ लोकसभा में जांच होगी, लोकसभा में राष्ट्रपति या प्रतिनिधि अपनी बात कहेगा, फिर 2/3 बहुमत से। तो इतने स्टेप हैं, इसको आप समझ लीजिए। अगर इसको आप समझ लिए हैं तो कोई भी प्रश्न किसी तरह घुमा पूछेगा आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका स्पष्ट हो गया है। अब आप इसमें एक चीज और बचता है कि कौन कौन से लोग महाभियोग में भाग लेते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि कौन कौन से व्यक्ति महाभियोग में भाग लेते हैं। महाभियोग में कौन कौन लेता है, महाभियोग में भाग कौन कौन व्यक्ति लेते हैं। क्योंकि यहाँ प्रश्न बनता है कि जो व्यक्ति निर्वाचन में भाग लेते हैं, क्या वो व्यक्ति महाभियोग में भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये सब डाउट बना हुआ है जो लोगों को, उसको भी क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि संसद मतलब आप समझ रहे हैं ना, संसद मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। संसद के सभी सदस्य महाभियोग में भाग लेंगे, महाभियोग में भाग लेंगे। इसको आप समझ लीजिए, थोड़ा सा समझने की चीज है। संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य महाभियोग में भाग लेंगे। तो सभी सदस्य का मतलब ये हो गया कि चाहे वो निर्वाचित हैं, चाहे मनोनीत हैं, दोनों, चाहे वो निर्वाचित है चाहे मनोनीत है, भाग लेंगे। ये लाइन आप याद कर लीजिए, संसद के मतलब लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य महाभियोग में भाग लेंगे। अब अगर प्रश्न बनता है कि क्या जो सांसद या जो व्यक्ति निर्वाचन में भाग नहीं लेता महाभियोग में भाग लेगा, हाँ, क्योंकि निर्वाचन वाले में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य नहीं। क्योंकि स्पष्ट हमने निर्वाचन वाले वीडियो आप देख लीजिए, अगर आप भूल गए हो तो फिर से देख सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कहने का मतलब है कि जो सदस्य निर्वाचित हुए हैं और जो संसद में
चाहे राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2 जो एंग्लो इंडियन होता है, राज्यसभा में कला साहित्य शिक्षा क्षेत्र 8 से 12, जो ये 14 लोग उसमें मनोनीत होते हैं वह निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं। अब आपका स्पष्ट हो गया। यह प्रश्न बनता है कि जो सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं वह इसमें भाग लेते हैं। हाँ, क्योंकि निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और इसमें निर्वाचित के साथ मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। यदि होता है कि क्या मनोनीत सदस्य निर्वाचन भाग लेते हैं? नहीं। मनोनीत सदस्य महाभियोग भाग लेते हैं। हाँ, तो स्पष्ट जान लीजिए कि निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं। और समझिए, निर्वाचन में विधानसभाओं के सभी सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली पुडुचेरी के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन इसमें विधानसभाओं प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी जो सदस्य पुडुचेरी के जो सदस्य चुनाव में भाग लिया था वे महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। वे महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। अब आपका स्पष्ट हो गया कि जो विधानसभाओं के सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी के जो सदस्य चुनाव में भाग लिए थे वे महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब महाभियोग में केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेंगे। आप एक समझिए कि महाभियोग भाग, अगर ये बात आती है कि महाभियोग में कौन भाग लेता है, तो संसद के सभी सदस्य। बस ये लाइन आप कंठस्थ कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आपका मामला स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं। उसमें विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, इसमें विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उसमें दिल्ली पुडुचेरी के सदस्य भाग लेते हैं, इसमें दिल्ली पुडुचेरी के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब आप समझ लीजिए कि निर्वाचन का जो एक मंडल है, निर्वाचक मंडल है, उसमें से केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो रहा महाभियोग की पूरी प्रक्रिया, कौन कौन भाग लेते हैं। आप स्पष्ट जान लीजिए कि महाभियोग प्रक्रिया किसी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, 1/4 सदस्यों का अनुमत होती है, उसके बाद जो है 14 दिन की नोटिस होती है, 2/3 बहुमत से पास होता है, अगले सदन में जांच होती है, राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर अपनी सफाई की बात कहता है, फिर 2/3 बहुमत से पास हो गया तो महाभियोग लागू हो जाता है। किसी महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य चाहे निर्वाचित है चाहे मनोनीत है, वो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और कोई भी व्यक्ति निर्वाचन इनके महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। निसंदेह हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।